नमस्कार अभिभावकगण, ये मेरा तीसरा वीडियो है कक्षा 1 में प्रवेश के लिए। केंद्रीय विद्यालय, भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए कक्षा 1 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चालू है। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 10 बजे से शुरू हुई थी और ये 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे इस एडमिशन पोर्टल पर जाना है और क्या-क्या चीजें आपको चाहिएंगी इस प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने बच्चे को ऑनलाइन पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा और लॉगिन कोड के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक बार आपने एप्लीकेशन क्लिक कर दिया तब आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा जो कि गारंटी देता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो उस विद्यालय में पहुंच चुकी है जहां आप प्रवेश चाहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सर्विस कैटेगरी के बारे में, क्योंकि अधिकतर ये पाया गया है कि पेरेंट्स सर्विस कैटेगरी के बारे में काफी कंफ्यूज रहते हैं। सर्विस कैटेगरी का ठीक से पता न लगने पर आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अगर आपने गलत सर्विस कैटेगरी भर दिया और वहां ऑनलाइन प्रक्रिया में आपकी जो लॉटरी निकली है वो आपके गलत सर्विस कैटेगरी की वजह से निकल गई है और बाद में जब आप उस विद्यालय में पहुंचते हैं तब ये पाया जाता है कि आपने सर्विस कैटेगरी ठीक नहीं भरा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बहुत विस्तार में ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी सर्विस कैटेगरी है और उन सर्विस कैटेगरी में कौन कौन से व्यवसाय, कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो सर्विस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप सर्विस कैटेगरी को अच्छी तरह से पहचान लें। अगर आपके घर में बच्चे का माता, बच्चे की पिता, ग्रैंड पेरेंट्स सब वर्किंग हैं और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पेरेंट से सर्विस कैटेगरी से बच्चे का प्रवेश चाहते हैं, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो जो विद्यालय है वो डिफेंस सेक्टर में है और आपके बच्चे के फादर आर्मी में है, एयरफोर्स में है, तो वो कैटेगरी 1 है और मदर अगर टीचर हैं तो बच्चे के पिता की सर्विस कैटेगरी लिखिए, क्योंकि बच्चे के पिता की सर्विस कैटेगरी की प्राथमिकता अधिक होगी, कैटेगरी 1 रहेगी बच्चे के पिता की, क्योंकि डिफेंस में है वो। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स केवी के एम्प्लॉई हैं तो आप ग्रैंड पेरेंट की सर्विस कैटेगरी लिखिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट अगर केवी के एम्प्लॉई हैं तो बच्चे को उसमें प्रायोरिटी मिलेगी बच्चे के एडमिशन में। इसी तरह से अगर किसी बच्चे की मदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है और फादर बिजनेस करते हैं तो आप मदर की सर्विस कैटेगरी डालिए, क्योंकि मदर की सर्विस कैटेगरी में उसको बच्चे को फायदा होगा। बच्चे को 3rd कैटेगरी मिलेगी, जो कि बच्चे को जो कैटेगरी मिलेगी वो बिजनेस की कैटेगरी से ऊपर है। तो आज अभी मैं 5 कैटेगरीज अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन से पेरेंट की सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन लेना है, उसको आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वही अपलोड करने हैं जिसके सर्विस कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने मदर की सर्विस कैटेगरी पे तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी वो ही अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फादर की सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये निर्णय करना है कि आप किस अभिभावक, माता या पिता की सर्विस कैटेगरी से बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से तरह के विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में किस किस तरह की सर्विस कैटेगरी है। तो
ये मैंने आपके सामने इंस्ट्रक्शंस खोले हुए हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शंस में मिलेंगे जहां हम अपना एप्लीकेशन भरते हैं। KVS online admission.kvs.gov.in, उसी का ही मैंने इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट खोला हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आपको बताया गया है कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है। अब जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन केंद्रीय विद्यालय की जो सिविल या डिफेंस सेक्टर्स में है। अब अगर विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर में है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है, क्योंकि KVS में जो एडमिशंस है वो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कैटेगरी है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर जो विद्यालय जिसमें आप प्रवेश चाहते हैं वो सिविल सेक्टर का है या डिफेंस सेक्टर का है, तो उसमें ये 5 कैटेगरीज काम करेंगी। सबसे पहला है कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 1 में जो है वो चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए पेरेंट, और ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से क्या समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है एन एम्प्लॉय हु इज रेगुलर एन एम्प्लॉय वर्किंग इन पोस्ट sanctioned by the government in substantive capacity and draws emoluments from the consolidated funds of India। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी वो कर्मचारी है जिसको केंद्र के कंसोलिडेटेड केंद्र के फंड से पैसा मिलता है, उसके जो सैलरी है वो केंद्र से आती है, उसको केंद्रीय कर्मचारी हम बोलते हैं। और ये जो केंद्रीय कर्मचारी है वो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। ट्रांसफरेबल हम उनको मानेंगे जिनका पिछले 7 सालों में एटलीस्ट एक ट्रांसफर हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। अब यहाँ ट्रांसफर का ये मतलब नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आ गए जो कि 2 किलोमीटर पे है या जो कि 5 किलोमीटर पे है। that is not counted as transfer। ट्रांसफर हम उसको ही मानेंगे जो एक बार साल में हुआ है और उसमें जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 20 किलोमीटर का होना चाहिए। मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह गए हैं और कम से कम जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है, और पिछले 7 सालों में एक बार आपका स्थानांतरण जरूर हुआ है, उसको हम ट्रांसफरेबल मानेंगे। और जिसका नहीं हुआ है उसको हम नॉन ट्रांसफरेबल मानेंगे। अब ये दोनों तरह के केंद्रीय कर्मचारी इस कैटेगरी 1 में आते हैं, पर जो ट्रांसफरेबल है उनको प्राथमिकता दी जाएगी नॉन ट्रांसफरेबल के तुलना में। आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पिछले 7 सालों में कितनी बार आपका ट्रांसफर हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कितनी प्राथमिकता प्रवेश में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, दोनों के फादर आर्मी में है। एक बच्चे का जो फादर है वो पिछले 7 सालों में 3 बार ट्रांसफर हुआ है और एक बच्चे के फादर का पिछले 7 सालों में 2 बार ट्रांसफर हुआ है। तो पहले जो प्रवेश मिलेगा वो उस बच्चे को मिलेगा जिसके पिता का ट्रांसफर पिछले 7 सालों में 3 बार हुआ है। तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसफरेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है, दोनों तरह के केंद्रीय कर्मचारी कैटेगरी 1 में ही आते हैं, पर बच्चे को प्राथमिकता नंबर ऑफ ट्रांसफर्स के हिसाब से मिलती है। कितनी बार स्थानांतरण हुआ है माता का या पिता का, जिसके भी आप जिस भी पेरेंट से
वो सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, उनके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स के बेसिस पे ये होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जो कैटेगरी 1 में आएंगे, जैसे कि डिफेंस आएगा, डिफेंस, एयरफोर्स, बीएसएफ, आर्मी, नेवी सब इसमें आएंगे। एक्स सर्विसमैन बी फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। रेलवेज फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आपका एसबीआई बैंक फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। तो दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल पुलिस है वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। तो ये सारे, उसके इसके अलावा भी आप ये देख लीजिए कि जो भी आपका व्यवसाय है, अगर आपको आपकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है और आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आप कैटेगरी 1 में हैं। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं। कैटेगरी 2 में आते हैं वो अभिभावकगण जो कि ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हैं ऑटोनॉमस बॉडीज के। ऑटोनॉमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं। तो जो 3 चीजें हो गई, ऑटोनॉमस बॉडी। अब ऑटोनॉमस बॉडी में जैसे आएगा हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, LIC, फिर उसके बाद BSNL, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं और जो ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सारे हैं वो आएंगे कैटेगरी 2 में। मतलब कैटेगरी 2 वाले भी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही हैं, बट उनमें फर्क क्या है, यहाँ ये जो ऑटोनॉमस बॉडी वाले हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस है that is fully financed by the government or where the government share is more than 51% would deemed to be autonomous body or public sector। मतलब यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो 51% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फंड्स में। तो ऐसे वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कैटेगरी 2 में आएंगे। और अगर आपका पेरेंट, इफ द पेरेंट इज इन द कैटेगरी 2, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, transferable would be preferred on non-transferable because the admission is given as per the number of transfers। So here also आपको पिछले 7 सालों में कितने ट्रांसफर हुए हैं पेरेंट के, उसके बेसिस पे बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। फिर आता है कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 में जो है वो आते हैं ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ ये स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के टीचर्स, राजस्थान रोडवेज, उसके बाद जो भी राजस्थान पुलिस, तो जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो एम्प्लॉइज इस कैटेगरी 3 में आएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मदर या फादर जो भी हैं, अगर दोनों पेरेंट में से एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पेरेंट के सर्विस कैटेगरी आप डालिए एप्लीकेशन में, क्योंकि वहां आपको फर्स्ट कैटेगरी मिलेगी। जितना कैटेगरी फर्स्ट है तो चांसेस आर मोर फॉर द एडमिशन, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो 4th कैटेगरी में वो पेरेंट्स, वो बच्चे आएंगे जिनके अभिभावक स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, पिछले 7 सालों में आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं इसके बेसिस पे आपको प्राथमिकता मिलती है, पर कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी आपके बच्चे की 3 ही रहेगी। अब देखिए कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 जो है वो है उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावकगण ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं
या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है। थर्ड कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, और फोर्थ कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की, ऑटोनोमस बॉडीज की, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्टेट के। तो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ जाएंगे। क्लियर? अब आती है बारी कैटेगरी 5। अब अगर आपकी कैटेगरी पहले 4 में नहीं है, मतलब आपकी कैटेगरी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी ऑटोनोमस बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है नहीं है, आप किसी भी पब्लिक पब्लिक सेक्टर में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है उसमें नहीं है, आप और कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई प्राइवेट जॉब है, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी और अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी 5 है। चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल who are located in India due to their work or for any personal reason। बाहर से भी जो बाहर के भी जो फॉरेन से भी जो लोग आए हुए हैं अपने किसी पर्सनल रीजन के लिए या अपना कोई पर्सनल काम के लिए, वो भी कैटेगरी 5 में ही आएंगे। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल वुड बी कंसिडर्ड ओनली इफ देयर are no Indian nationals waitlisted। फिफ्थ कैटेगरी में फॉरेन वाले बच्चों को तभी लिया जाएगा जब इंडिया वाले कोई बच्चे उस लिस्ट में नहीं है, वेट लिस्ट में नहीं है। अगर किसी भी इंडियन बच्चे की वेट लिस्ट में नाम नहीं है और फिर भी विद्यालय में वैकेंसी है, तब उसी केस में उसी शर्त पर हम फॉरेन नेशनल वाले बच्चे को ले सकते हैं फिफ्थ कैटेगरी में। आई थिंक अब ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपके मन में, दिमाग में, कि क्या है सर्विस कैटेगरीज। कैटेगरी 1 में फिर से बता दूं, ये हम बात कर रहे हैं उन केंद्रीय विद्यालयों की जो कि सिविल या डिफेंस सेक्टर में है। कैटेगरी 1 में सारे केंद्रीय कर्मचारी आएंगे जो कि ट्रांसफरेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। कैटेगरी 2 में सारे वो केंद्रीय कर्मचारी आएंगे जो कि किसी ऑटोनोमस बॉडी में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेंटर में है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। थर्ड कैटेगरी में सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आएंगे जो कि ट्रांसफरेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। फोर्थ कैटेगरी में सारे वो ऑटोनॉमस बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे। फिफ्थ कैटेगरी में बाकी सब कुछ, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर, जो भी आप कर रहे हैं, आप अगर पहले 4 में नहीं आ रहे तो आप कैटेगरी 5 भरेंगे अपनी सर्विस कैटेगरी। ये है आपका उन विद्यालयों के लिए जो डिफेंस और सिविल सेक्टर में आते हैं। अब हम देखते हैं उन विद्यालयों के लिए, ये आप नीचे जब आएंगे इसमें तो आपको उन विद्यालयों के बारे में दिया जाएगा जो आते हैं अंडर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग में। इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग के सेक्टर भी हैं हमारे पास जहां केंद्रीय विद्यालय हैं। यहाँ पे जो है वहां चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ हायर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं वहां पे जो प्रोजेक्ट में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है। अब ये प्रेफरेंस किस उसमें मिलता है? प्रेफरेंस मिलता है सबसे पहले सर्विंग पेरेंट्स, उसके बाद सर्विंग ग्रैंड पेरेंट्स, फिर सर्विंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज एंड एनरोल्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फिर मिलता है सर्विंग काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉइज,
फिर मिलता है रिटायर्ड पेरेंट्स हु वर परमानेंट एम्प्लॉइज अर्लियर, और फिर मिलता है रिटायर्ड ग्रैंड पेरेंट्स हु वर परमानेंट एम्प्लॉइज अर्लियर। तो ये कैटेगरी 1 में ये सब आते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर वो विद्यालय है, इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंदर जो वो विद्यालय है, वो विद्यालय में फर्स्ट कैटेगरी में वहीं के एम्प्लॉइज आएंगे। सेकेंड कैटेगरी में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आ जाएंगे, और चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब ये सारे विद्यालय, ये सारे पेरेंट्स अगर सिविल सेक्टर या डिफेंस सेक्टर के विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे तो वहां उनकी कैटेगरी 1 होगी। पर अगर वो प्रवेश लेना चाह रहे हैं किसी ऐसे विद्यालय में जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विद्यालय है, जो कि विद्यालय इज अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेंटर, तो वहां उनकी कैटेगरी 2 हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे यहाँ पे वो है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो ऊपर कैटेगरी 2 थी वो यहाँ कैटेगरी 3 हो गई। कैटेगरी 4 में आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, जो ऊपर कैटेगरी 3 थी वो यहाँ कैटेगरी 4 हो गई। चिल्ड्रन ऑफ 5th कैटेगरी में आएगा चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर हायर लर्निंग। सब जो ऊपर कैटेगरी 4 में आ रहे थे वो यहाँ कैटेगरी 5 में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कैटेगरी 1 अलग हो गई है, क्योंकि विद्यालय जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंडर है। इसलिए यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ वहां के एम्प्लॉइज आएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी 6 है, सर्विस कैटेगरी 6 है। पहले डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर वाले विद्यालयों में सर्विस कैटेगरी 5 है, यहाँ सर्विस कैटेगरी 6 है। तो कैटेगरी 6 में सारे वो पेरेंट्स आ जाएंगे जो इसके अलावा कुछ भी करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब इस कैटेगरी 6 में आएंगे। अगर वो ऐसे विद्यालय में प्रवेश चाह रहे हैं जो विद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंडर है, तो वहां उनकी कैटेगरी 6 हो जाएगी। तो ये कैटेगरीज हैं हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के बीच में आती है। फिर प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं हमारे। प्रोजेक्ट स्कूल्स जहां प्रोजेक्ट है उन स्कूल्स में भी हमारी कैटेगरी 6 ही रहेगी, और प्रोजेक्ट स्कूल में जो फर्स्ट कैटेगरी है वहां प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट कैटेगरी उनकी ही मानी जाएगी जो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज हैं। सर्विंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज हु आर पेरेंट्स, सर्विंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज हु आर ग्रैंड पेरेंट्स, retired project employees who are parents, and retired project employees who are grandparents। तो इस तरह से पूरा जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो प्रोजेक्ट वाले एम्प्लॉइज के लिए ही होगी। फिर सेकंड कैटेगरी में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आ जाएंगे। थर्ड कैटेगरी में ऑटोनॉमस बॉडीज प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ में स्टेट गवर्नमेंट, फिफ्थ में ऑटोनॉमस बॉडीज स्टेट गवर्नमेंट, और सिक्स्थ में रेस्ट ऑल। तो इस तरह से हमने 4 तरह के विद्यालयों की बात की। पहला जो सिविल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में आता है, यहाँ पर 5 सर्विस कैटेगरीज हैं। दूसरा जो केवी अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में आता है, यहाँ 6 कैटेगरीज हैं। और तीसरा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है, मतलब जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का स्कूल है, कोई प्रोजेक्ट ओएनजीसी में जो हमारे विद्यालय हैं वो प्रोजेक्ट के स्कूल है, तो वहां सबसे पहले प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज को मिलेगी, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटीज है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द सर्विस कैटेगरीज नाउ। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां आपको 10th और 11th में 2 चीजें पूछी जाएंगी। सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन वो आएगा, उसमें आपको ड्रॉप डाउन बार में आपको सिलेक्ट करना है अपना ऑर्गेनाइजेशन। अब हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन उसमें ना आए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं।
इसी तरह से फिर आएगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट में भी ड्रॉप डाउन है, उसमें आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। ये दोनों चीजें इसलिए रखी गई हैं फॉर्म में ताकि हम लोग आपकी सर्विस कैटेगरी को जान सके। तो अल्टीमेटली जो विद्यालय के पास इंफॉर्मेशन जाएगी वो ये जाएगी कि आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है। तो अगर इन दोनों में आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है या आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए और अपने प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से 12th वाला कॉलम भर दीजिए सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस विद्यालय में आज आप प्रवेश चाहते हैं उसमें वो कौन सा विद्यालय है, कौन से सेक्टर के अंदर आता है, डिफेंस सेक्टर के अंदर आता है, सिविल सेक्टर के अंदर आता है, या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में है, या प्रोजेक्ट स्कूल है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से विद्यालय के लिए प्रवेश चाहते हैं। अगर आप सिविल और डिफेंस के लिए चाहते हैं तो 5 कैटेगरीज हैं और बाकी 2 के लिए 6 कैटेगरीज हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग वालों में सबसे पहली कैटेगरी है वहां के एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि वो विद्यालय वहां स्थित है इसलिए वहां के एम्प्लॉयज को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है प्रवेश के लिए। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब इस वीडियो के बाद आप सब को इस चीज की अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी कि ये सर्विस कैटेगरी क्या है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले आपको एक निर्णय लेना है। अगर आपके घर में बच्चे का माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स सब वर्किंग हैं या किसी कहीं से केवीएस से रिटायर्ड हैं या किसी प्रोजेक्ट से रिटायर्ड हैं, प्रोजेक्ट या किसी हायर इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड है, तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप किसकी सर्विस कैटेगरी के बेसिस पर बच्चे का प्रवेश चाहते हैं। जिसकी सर्विस कैटेगरी में आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिल रही है आप उसकी सर्विस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और उसी की सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन सूचना दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। I hope this video will help you in filling the form correctly and getting admission. Thank you.